sorry ass DJ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, क्लास में जैसे ही ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। तो टाइम आ गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चंस को किया है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, फिर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड और लास्ट में पढ़ेंगे ऑर्बिटल एंड सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आजकल HSSC जो एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन दे रही है वो 11th और 12th क्लास से भी ले रही है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आता है 11th क्लास की फिजिक्स में। वहाँ के सारे NCERT क्वेश्चंस को मैंने इस प्रैक्टिस में कवर किया है, जिनको मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि शुरुआत में डालता तो आप कॉम्प्लेक्स फील करते। इसलिए डिटेल में सारे क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने बताया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है? तो सिंपल सी बात है, किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो 2 तरह के बल होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ऐसे बल जिनका वर्क डन किस बात पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो वो क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव या संरक्षी बल कहलाते हैं। और यही हमारा आंसर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताई गई है कैपिटल G की वैल्यू, जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसी पे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से। क्वेश्चन में क्या है कि G की नॉर्मल वैल्यू बता दी किस यूनिट्स में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की स्क्वायर में। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसी को बताओ ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो स्क्रीन पे कैलकुलेशन अपीयर हो रही होगी, जो मैंने आप सभी के लिए पहले कर रखी थी। तो यहाँ पे क्या किया गया है? सबसे पहले न्यूटन को कन्वर्ट किया गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फिर हमने क्या किया? किलोग्राम को किया ग्राम में कन्वर्ट, मीटर को किया सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। स्टूडेंट्स, जब सारी कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे तो लास्ट में 10⁻³ प्लस का बच जाएगा। उधर क्या है? 10⁻11 है। जब माइनस करके लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8, जो कि यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहेगा, जो किसमें है? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैपिटल G किसने दी थी? तो आप सभी को पता है मिस्टर लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने ही क्या किया था? हाइड्रोजन को भी डिस्कवर किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाने चाहिए, चीजों को हमेशा जोड़कर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 4 में से किसकी वैल्यू चेंज होगी अगर G की वैल्यू को घटा दिया जाए तो इसमें फोर्थ ऑप्शन देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका एक फॉर्मूला दिया गया स्क्रीन पे, देखो बियॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? G की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो G की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आर्किमिडीज अपलिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। क्या सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होता है, या लार्ज डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होता है, या सभी डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होता है, या स्मॉल पे अट्रैक्टिव, लार्ज पे रिपल्सिव, या इसका वाइस वर्सा? तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है जी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? इंडियन हिस्ट्री से और प्राउड फील करने वाला क्वेश्चन है कि किसने बताया था कि पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो वो थे मिस्टर ब्रह्मगुप्त, जो आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वेट को मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। अगला है ट्रिकी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बॉडी का मास है 1 kg, उसका वेट बताओ। स्टूडेंट्स, 1 kg में होते हैं 1 kg इक्वल होता है वो 9.8 न्यूटन के। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 9.8 न्यूटन नहीं लिखा गया, आपको पजल करने के लिए लिखा गया 9.8 kg, जिसपे आपको टिक नहीं करना है।
न्यूटन की यूनिट को लिखा गया है यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द वेट ऑफ दैट बॉडी विच हैज द मास 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है और ट्रिकी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है। उन्होंने बोला कि दो बॉडीज हैं जिनका मास 1 kg 1 kg है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। बताओ F की वैल्यू क्या होगी। आप सभी को पता है F इक्वल टू जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो सभी की वैल्यू 1 1 है तो 1/1 1 ही आ जाएगा, मतलब F किसके इक्वल आ गया, G के इक्वल आ गया। और G की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि अचानक से गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए तो क्या होगा। आप सभी को पता है जो हमारा वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर जी एकदम से खत्म हो गया तो वेट क्या हो जाएगा, 0, और मास में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि एक पत्थर है जिसको चांद से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इसमें क्या चेंज आएंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेविटी चेंज हो रही है मून से अर्थ पे आने पे, तो इसका भार में बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में एक लाइन लिखवाई थी, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज शेप एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इन तीनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर घटेगी या बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा, ऊपर जाओ या नीचे जाओ जी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटती है। ये आपने देखा था। अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार। स्टूडेंट्स आप सभी को मैंने सारे केसेस कराए थे लिफ्ट के। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, mg प्लस में ma, तो वेट क्या है, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगले क्वेश्चन में पूछता है नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में पिंड का भार। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, भारहीनता आ जाएगी। अगर डोरी टूट गई तो वेटलेसनेस हो जाएगी, कुछ समय के लिए भार क्या हो जाएगा, शून्य प्रतीत होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगी। तो मैंने बताया था ना ये सारे फंडे भार के कब काम करेंगे, जब लिफ्ट क्या है विद सम एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, जो उसका ट्रू वेट है उससे कम वेट फील होगा कब, जब लिफ्ट कहाँ है, नीचे की ओर आएगी। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। आप सभी को पता है पहाड़ों पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो गई है, एच की वैल्यू बढ़ गई है, तो गेंद भी क्या है, ज्यादा उछलेगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको उस दिन कराया था डेरिवेशन के साथ डेप्थ में, अगर पृथ्वी की रेडियस के इक्वल चले जाए तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ पहुंच जाते हैं, जहां जी की वैल्यू 0 होती है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोलता है कि डू यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ द मून डिपेंड अपॉन। इन्होंने बोला कि चंद्रमा का त्वरण किस बात पर निर्भर करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ याद रखिए, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। जितना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी चंद्रमा पे लगाती है उतना ही चंद्रमा भी पृथ्वी पर लगाता है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, इसी बात पे चंद्रमा का त्वरण निर्भर करता है। अगर मान लो ज्यादा पृथ्वी ज्यादा लगाएगी तो चंद्रमा का त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे पृथ्वी कम लगाएगी तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे काम करता है। ये बात मैटर नहीं करती है कि किसका मास कितना है। चंद्रमा का मास तो वैसे कम है, पृथ्वी का मास क्या है, ज्यादा है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे एक दूसरे की तरफ से। गेंद को हम दीवार पे मारते हैं तो वापस हमारे पास ही तो आ जाती है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर मिनिमम फिल इन द ब्लैंक्स है। आप सभी को पता है पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है तो वेट भी वहां मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है तो वहां वेट भी मिनिमम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा पोल्स एंड इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कारण क्या है? देखो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैसेस होती है। गैसेस जिस रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव करती है ना, मूवमेंट करती है, उसको आप बोलते हो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है मून की एस्केप वेलोसिटी की से। तो इसी वजह से मून की एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम होने के कारण मून क्या है, गैसेस को वहां पे रोक नहीं पाता है, इसीलिए मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का देखो डी ऑप्शन में एक और लाइन लिख रखी है, सिंपल लाइन करके पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज स्मॉल। तो डी में दो तरीके से मैंने ऑप्शन को लिख के दिखाया, कैसे भी लिख के पूछ सकता है, तो आपको टिक यही करना है। उसके बाद है मून की एस्केप वेलोसिटी पूछी है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद आता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दो स्टोन्स है, उनको एक इक्वल हाइट से एक बिल्डिंग से नीचे गिराएगा, तो अर्थ सरफेस को पहले कौन टच करेगा? तो आप सभी को पता है दोनों का मासेस डिफरेंट है, दोनों के मासेस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनको पृथ्वी पे गिराएंगे तो मैंने क्या कहा था, पृथ्वी का मास इतना ज्यादा उसको खास फर्क नहीं पड़ता है जो उसके ऊपर चीज गिराई जा रही है, उसको दोनों पे लगाना कितना है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो दोनों ही स्टोन इक्वली पहुंचेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने क्लास में कहा था, इन्होंने बोला कि एक पेपर है और एक क्रिकेट बॉल है, ये भी दोनों एक साथ इकट्ठे नीचे पहुंचे। वैसे तो नॉर्मली नहीं पहुंच सकते, पेपर के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ एयर का और स्लोली मूवमेंट करेगा, बॉल का सरफेस एरिया कम हो, जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों को वैक्यूम में गिराया जाए ऊपर से नीचे तो दोनों क्या है, इक्वली नीचे पहुंचेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा यहाँ पे कि दे मस्ट बी ड्रॉप्ड इन वैक्यूम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, रेडियस जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो 6 गुना बढ़ा दी, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आर में 6r की स्क्वायर हो जाएगा नीचे, आपको पता ही, तो 6 6 जा 36, तो 1/36 टाइम क्या रह जाएगा, फोर्स रह जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको बोला गया कि दो मास है, उनके बीच की रेडियस को चेंज किए बिना उन दोनों के मास को हाफ कर दिया जाता है, तो एफ की वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स। मास क्या हो जाएंगे, m/2 तो 2 2 जा 4, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, एफ की, यहाँ एफ आ जाएगा तो 1/4 एफ बन जाएगी, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा f/4। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि किसी बॉडी का वेट है 10 kg अर्थ सरफेस पे, उसको सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाएंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जी की वैल्यू 0 हो गई है तो मास जी की वैल्यू 0 होगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक इंसान अर्थ पे 1.5 मीटर तक जंप कर पाता है, तो मून पे कितना करेगा, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 9 मीटर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम मून से रिलेटेड है, कहा गया है कि पृथ्वी पे किसी चीज का वेट है 10 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा? अब की बार क्या कर देंगे हम, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1.67 न्यूटन के करीब आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाती है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम, तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम की तरफ। तो पहली एनसीईआरटी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आपसे बोला गया है कि जो मून है वो अर्थ के मास का 1/2% है, 1.2% है, तो जो मून है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा और जो अर्थ है जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी मून पे, क्या वो दोनों सेम होंगे या एक ज्यादा होगा या कम होगा? तो याद रखना न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या रहेगा, दोनों के द्वारा जो पुल किया जाएगा वो सेम आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मून क्या है, अर्थ के मास का 1% हो, तो रेशियो बताओ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन द मून एंड मून एक्सर्ट बाय मून ऑन द अर्थ। तो रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स, अभी तो न्यूटन का थर्ड लॉ बताया, 1:1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन। जब भी किसी बॉल को फेंकते हो तो बॉल क्या है, हमारे पास वापस ही तो आती है, तो इक्वल रिएक्शन हो रही है।
फिर भी आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें तो आपके स्क्रीन पे है, जो मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। इसमें बोला गया कि अर्थ की मास को चेंज किए बिना अर्थ की रेडियस को अगर 1% डिक्रीज कर दे तो जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वैसे आंसर आएगा इसका 2% इंक्रीज हो जाएगी जी की वैल्यू। बहुत बार आ चुका है जी जेई नीट की एग्जाम में, तो एचएसएससी जैसे कारनामे कर रही है, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में ना आ जाए। तो आंसर जरूर याद रख लेना, 2% है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो r माइनस में r बाई 100 1% घटाया है, तो सॉल्यूशन करोगे एलसीएम लेके तो यहाँ पे आ जाएगा 0.99 r बाई 100 की 2 जीरो के वजह से पॉइंट लग जाएगा, 0.99 r हो जाएगा। आप सभी को पता है जी क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर की जगह रख देते हैं 0.99 का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर जी हो जाएगा, तो जी अपॉन में 0.99 का स्क्वायर हो गया। 0.99 का स्क्वायर सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1098। ऊपर जी है तो इसका मतलब 1 है, 1 डिवाइड बाय 0.1098, तो आंसर बन जाएगा 1.02 जी। तो परसेंटेज कैलकुलेशन कर लेते हैं अब इसकी। जी डैश माइनस में जी अपॉन में जी इंटू में 100, जी डैश की वैल्यू है 1.02 जी। तो 1.02 जी को में से 1 जी घटाओगे तो रहेगा 0.02 जी अपॉन में जी इंटू में 100, जी से जी कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया 2%। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, एकदम से जी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। चलो तो देखो स्क्रीन पे, ये ऐसे राउंड घूम रहा था, तो इस पॉइंट पे आने पे मान लेते हैं जी की वैल्यू 0 हो गई है, तो क्या होगा, ये टेंजेंटली मूव करेगा, तो टेंजेंटली इसकी डायरेक्शन यहाँ बन जाएगी, तो इसी वेलोसिटी के साथ ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अगले क्वेश्चन में पूछता है कि एफ की वैल्यू निकालो। आपको अर्थ का मास दे रखा है और सन का दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। अगर इसकी आप कैलकुलेशन करोगे जो स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रही है, तो आंसर आ जाएगा 3.557 समथिंग, तो आंसर बन जाएगा 3.56 इंटू में 10⁻22 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के रूप में। पहला ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया 10 मीटर की हाइट से, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि जो सन है वो मून को 2 गुना अट्रैक्ट करता है अर्थ के कंपेयर में, लेकिन फिर भी मून यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। तो आंसर ये रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। बिकॉज स्टूडेंट्स सन है ना सिर्फ फोर्स लगा रहा है, सन मून को कोई एनर्जी नहीं दे रहा है कि वो यहाँ से एस्केप कर जाए। तो 3 जो ऊपर वाले फैक्टर हैं वो इसमें से किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसका आंसर डी है। इसके बाद देखो, सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज टू द प्लैनेट, इट्स टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन। उपग्रह जब ग्रह के निकट परिक्रमा करता है तो इस समय अवधि किस पर निर्भर करती है, तो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी वाला पीछे वाला, इसको मिला के 4 हो गए हैं टोटल। ये चारों आपका होमवर्क है एनसीईआरटी प्रॉब्लम का। देखते हैं आप में से कौन कितना जल्दी सोल्व करके इनके आंसर कमेंट करके मुझे देता है। ठीक है, जिसके ना निकले वो मुझसे क्लास में इसके आंसर ले सकता है। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी पार्ट सोल्व हो जाता है, किसका, ग्रेविटेशन वाले पार्ट का। चलो अब बढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ऑर्डर टू डबल द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन है डबल करना पड़ेगा, क्वाड्रुपल करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो फार्मूले से, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक पेंडुलम है जो उसका टाइम पीरियड है, दोलन का जो समय है उसको हम आप डबल करना चाहते हो, तो टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट ऑफ द लेंथ। ठीक है, अब अंडर रूट भी है, जब हम इसको 4 गुना करेंगे तभी तो ये 2 गुना आएगी। ठीक है, 4 का रूट होके 2 आएगा, इसीलिए ये लेंथ को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा टाइम पीरियड को 2 गुना करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही क्या टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ठीक है, 2 गुना कब आएगा, जब वहाँ वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको मून पे ले जाएगा अर्थ से, तो इसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू घटेगी,
और टाइम पीरियड क्या है, जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन ए सिंपल पेंडुलम टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ इट्स टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब वहाँ जी की वैल्यू घट रही है तो इंक्रीज होगा टाइम पीरियड यहाँ पे। अगली क्वेश्चन है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा पेंडुलम पे। आप सभी को पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है मेटल बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय वुडन बॉब। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे टाइम पीरियड पे। आप सभी को पता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मास ऑफ बॉब ऑन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। ये फार्मूले मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास में भी लिखवाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे उसे लकड़ी से करो चाहे मेटल से ही रिप्लेस करो। अगले क्वेश्चन में एजर्सन और रीजन दी एजर्सन और उसका रीजन दिया गया है, तो दोनों ही क्या है, ट्रू हैं स्टूडेंट्स। एजर्सन थी कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज इन्फिनिटी। देखो वहाँ जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब कोई और सैटेलाइट है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो वहाँ जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। टी क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, तो 1/, में जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बोथ आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है। आगे आ जाते हैं हम सैटेलाइट के क्वेश्चंस पे। तो शुरू करते हैं सैटेलाइट वाले क्वेश्चंस का राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आंसर रहेगा स्पुतनिक 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पेस क्राफ्ट में बैठ के भारीता, वेटलेसनेस महसूस होती है, वो किस कारण होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड। देखो स्टूडेंट्स, जो ऑर्बिट में बैठा पर्सन है वहाँ पे जो त्वरण पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, वो किसको कैंसिल आउट कर देता है, जो सैटेलाइट के बाहर पृथ्वी द्वारा एक्सेलरेशन लगाया गया है। इस वजह से वहाँ अंदर क्या होती है, भारीता होती है, वेटलेसनेस फील होती है एस्ट्रोनॉट को। अगला क्वेश्चन है परिक्रमण काल किसे कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, उसका परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा रूल याद रखना, सूर्य से जितनी ज़्यादा दूर रेडियस रहेगी किसी की भी, उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे नज़दीक के ग्रह का परिक्रमण काल पूछा है 80, तो सबसे नज़दीक का पूछा है तो 88 डेज, और सबसे दूर का पूछा है तो 165 ईयर्स। उसके बाद पूछा सबसे दूरस्थ ग्रह, तो ये हो जाएगा वरुण। पहले यम होता था, आईएफ ने यम को निकाल दिया है। अब आता है भूसतही उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं अर्थ की। पिक्चर में देख लो, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व करेंगे वो तो है आपके जियो स्टेशनरी, जो पोल टू पोल करेंगे वो है आपके पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ये आपको दोनों मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये दो तरह से पूछा जाता है, एक तो पूछा है कि किसी सैटेलाइट में से गेंद को बाहर गिराया गया, कई बार बोलते हैं एक चम्मच को बाहर गिराया गया, तो वो कैसे गति करेंगे स्टूडेंट्स। देखो, जिसने बाहर गिराया है उसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, वो किसके अंदर बैठा, सैटेलाइट के अंदर, वो ऑर्बिट के अंदर गति कर रहा है, तो उपग्रह की वेलोसिटी वहाँ पे काम कर रही है। तो जो चम्मच या गेंद बाहर गिराओगे ना किसी सैटेलाइट से, तो वो उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, उसी ऑर्बिट में उसके साथ गति करती रहेंगी, पीछे नहीं छूटेंगी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई पूछी है तो 36,000 किलोमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आप मुझे बताना पोलर ऑर्बिट की हाइट कितनी होती है, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट की हाइट बतानी है आपने। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप बताना मुझे, देखते हैं आप में से कौन सही आंसर दे पाएगा। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह आपके अंदर बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से एक सही आंसर है। तो ये आपका होमवर्क है। एक और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में लास्ट में, तो ये दोनों आपने मुझे बताने हैं कमेंट करके कि क्या इनके आंसर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड ए स्टार, एक तारे के चारों ओर ग्रह की कक्षा है, एलिप्स आ जाएगी, मतलब दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, कोई भी किसी के चारों तरफ गति करता है। तो देखो
स्क्रीन पे एक इमेज अपीयर हो रही है, इसमें देखो सन एक साइड में ना, सेंटर में नहीं है, तो इसका जो गोला बना वो क्या, दीर्घवृत्ताकार बना, एलिप्टिकल ऑर्बिट बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, केपलर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रह के गति नियम को दिया था। उसके बाद पूछा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर। देखो जुपिटर क्या है, पिक्चर में देखो ध्यान से, जुपिटर की डिस्टेंस क्या है, सन से ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ, तो इसकी डायमीटर में डिस्टेंस आ जाती है 1,43,000 किलोमीटर। तो इसकी कक्षीय चाल क्या, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसकी कक्षीय चाल कम होती है, तो अर्थ से इसकी कक्षीय चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन देख लेना, ये आपको दिया गया है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप सभी को होता है v अपॉन में v इक्वल टू 2gr अपॉन में gr, gr से gr कैंसिल, √2/1 आ गया, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2v0, √2v0। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद पूछा गया दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल, ये 24 आवर्स, ऐसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी 24 आवर्स। ये एक शहर में फिक्स हो जाते हैं, जैसे अर्थ घूमेगी सेम ये भी साथ में घूमेंगे। ठीक है, तो 24 आवर्स में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, एक कोई सैटेलाइट है अर्थ के चारों एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी स्पीड कब होगी ज़्यादा, जब ये पृथ्वी के नज़दीक आएगा, क्योंकि केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब वो किसी जिसके चारों चक्कर लगा रहे हैं उसके नज़दीक जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब उससे दूर जाते हैं तो उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछता है कि स्पीड जो है किसके इंडिपेंडेंट होती है, किसी ग्रह की सतह के निकट वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाला उपग्रह का आवर्तकाल किस बात पर निर्भर नहीं करता। देखो ए है ग्रह का द्रव्यमान, दूसरा है ग्रह की त्रिज्या, इन दोनों पर तो डिपेंड करता है, लेकिन तीसरी जो चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करता, तो उपग्रह का द्रव्यमान इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इफ सैटेलाइट इज शिफ्टेड टुवर्ड द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो एलिप्टिकल ऑर्बिट में गति हो रही है, अर्थ के नज़दीक आएगा सैटेलाइट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब अर्थ के नज़दीक होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या है उसका कम हो जाएगा, काल अवधि उस टाइम पे घट जाएगी, जब दूर जाएगा स्पीड घट जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है कि जो रिले उपग्रह होते हैं टेलीविज़न कार्यक्रम को एक भाग से दूसरे भाग में लगातार प्रसारित करता रहता है, क्योंकि ये 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं, एक शहर के ऊपर फिक्स खड़े हैं, तो अपना प्रसारण एक भाग से दूसरे भाग में देते रहते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है, ये बात किसने बताई थी, तो आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ग्रह के नियम केपलर, ये बात किसने बताई, कोपरनिकस ने। ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसने कहा कि जो केपलर का लॉ है, ठीक है, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, हमेशा एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये किस बात को संरक्षण प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है, ये भी आपका होमवर्क है, तो ये आप मुझे बताओगे। 2 क्वेश्चन हो गए घर से एनसीईआरटी सैटेलाइट के रिगार्डिंग, जो आपने कमेंट करके बताने इनके सही आंसर क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो अर्थ है, सन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थ को ई से रिप्रेजेंट किया गया एक फिगर में। पूछा है कि अर्थ की स्पीड ए बी सी डी पॉइंट में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो ए पॉइंट पे होगी, क्योंकि केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, जिसके 4 और चक्कर लगाते हैं, जब आप उसके नज़दीक होते तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जब उससे दूर होते तो आपकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन और था, प्लैनेटरी सिस्टम इन द सोलर सिस्टम डिस्क्राइब। देखो ये 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, केपलर का जो क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए और किए, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी आप इनके आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट करोगे। आज के लिए इतना ही क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।